अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस शेयर करता हूं। आज मंडे है, एक तो हर मंडे में आपके साथ डीसीए करता हूं, वो अभी मिलकर करते हैं। और दूसरा देखना यह है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जैसे पिछले 2 हफ्तों में पूरा तमाम ट्रेडिंग कर रहे थे, सारी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पंप कर रही थी। आइंदा क्या होगा ये भी देखने वाला है। वैसे तो जो पीछे इन्वेस्टर्स का एतमाद था, उसके पीछे वजह तो अमेरिका में जो महंगाई स्लो डाउन हो रही थी, इन्फ्लेशन का जो डाटा था वो थोड़ा बेहतर हुआ, उस वजह से इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो बहाल हुआ और क्रिप्टो मार्केट दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस भी आपको पंप होती हुई नजर आई। बहरहाल आज मंडे है और अमेरिका में जब मंडे का आगाज होगा तो उस वक्त जेनेसिस ब्लॉक जिसने पिछले हफ्ते बैंक्रप्सी फाइल की थी उसकी प्रोसीडिंग होंगी, उनको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। और बाकी ऑब्वियसली ये हफ्ता आपके साथ ही है, अगर जिंदगी रही तो आपके साथ मार्केट की अपडेट्स वगैरह शेयर करेंगे। अच्छा, अगर क्रिप्टो करेंसी की इस वक्त जो मेरी फेवरेट जो लिस्ट है उस पर देखें तो ऑक्सी इन्फिनिटी की सारे टोकन्स, उनका EXS टोकन, उनका SLP टोकन और उनका रॉन टोकन, सबकी प्राइसेस अच्छी खासी पंप कर रही है। ऑक्सी इन्फिनिटी के EXS टोकन को देखें तो पिछले कल के दिन का भी अगर डाटा मिला लें तो तकरीबन 55% से ज्यादा उसकी प्राइस पंप कर चुकी है। अब मैं टोकन अनलॉक के ऊपर भी नजर रखी थी। मैं देख रहा था कि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कब वॉच कर रहे हैं, लेकिन अभी से लेके तकरीबन 7.5 घंटे बाद 65 मिलियन का टोकन जो है AXS टोकन अनलॉक होना है। ये मालूम नहीं कि कितना तकरीबन 4.8 मिलियन टोकन अभी अनलॉक होना है। तो इसके बावजूद AXS टोकन की हाइप है और हाइप इस तरह है कि अगर आप देखें तो ये वाली जो रेजिस्टेंस थी AXS की $13 की रेजिस्टेंस, इस वक्त AXS की जो प्राइस है उस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आप डेली की बजाय आवरली चार्ट पे जाके देखें तो फिर आपको ज्यादा ये देखें, यहाँ पे बार बार ये जो $13 की रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के ऊपर बार बार प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से फिर बाउंस हो रही है। अब मुझे नहीं मालूम जब आप देख रहे होंगे उधर से टोकन अनलॉक होगा तो क्या प्राइस डंप होगी या नहीं। नॉर्मली तो प्राइस जब टोकन अनलॉक होते हैं और मिलियंस में होते हैं तो जो सेल प्रेशर होता है और प्राइस खसूसन जब पंप कर चुकी हो फिर तो लाजमी होता है। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी हमने देखा कि जब जब मैंने आपको ये टोकन अनलॉक की इंफॉर्मेशन दी, प्राइसेस डंप होने की बजाय ज्यादातर टोकन की प्राइसेस जो है वो पंप की। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली जिसके टोकन अनलॉक हुए हैं, अगर उसको ये उम्मीद है कि यार इसकी प्राइस मजीद पंप हो सकती है तो वो इंतजार करेगा ताकि दोबारा जब पुल बैक हो तो उस वक्त वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैश आउट करवा के कर रहा हो। मतलब कई वजूहत हो सकती हैं, आई डोंट नो। अभी ये जब AXS टोकन अनलॉक होगा उसके बाद सेल प्रेशर होगा या नहीं, या मजीद इधर से प्राइस जो है वो पंप करेगी कि नहीं। हमारा साबका रिकॉर्ड तो यही कहता है कि अनलॉक के बावजूद अगर प्राइस का मोमेंटम है, हाइप है, तो उसकी प्राइस पंप करती है। बहरहाल आपने इसको जेन में रख के फिर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन पे ट्रेड करनी है अगर आपने करनी है तो। BTC की प्राइस की तरफ अगर हम नजर डालें तो पिछले 2 दिनों से यही जो रेजिस्टेंस थी उसी रेजिस्टेंस के पास है। सब इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस इसको ब्रेकआउट तो कर चुकी है। ये देखें, एक बार, दो बार, ये पिछले 2 दिन से इसको ब्रेक किया, लेकिन अभी भी इस रेजिस्टेंस से नीचे ट्रेड हो रही है। और सब इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस जो है जब $24,000 के पास जाएगी उस वक्त किस तरह बिहेव करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, डेली की बजाय अगर आप इसको 1 आवर चार्ट पे देखें तो फिर आपको जरा ज्यादा पिक्चर नजर आएगी। ये देखें, बार बार पिछले चंद घंटों से बार बार ये वाली जो प्राइस है तकरीबन $22,770-75 की जो प्राइस है उस पे बार बार प्राइस जो है वो पुल बैक कर रही है, बार बार ऊपर जा रही है, यहां से बाउंस हो रही है। यही प्राइस जो ऊपर आपको पिछले 2-4 दिनों से रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, अभी वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, अभी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी। अच्छा, प्राइस डिस्कवरी के लिए बेस्ट टूल होता है कि क्यों बार बार प्राइस जो है इस खास रेंज में पुल बैक कर रही है, क्यों उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। उसके लिए ये जो फिबोनाची टूल है ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसको जरा ड्रा करके देखते हैं कि भाई प्राइस को क्या मसला है, क्यों बार बार प्राइस जो है। और फिबोनाची का ये वाला जो लेवल है अगर आप पीछे देखें तो ये पिछले 2 दिन से ये जो ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, उस ब्रेकआउट के बाद ये देखें, उस ब्रेकआउट के बाद बार बार ये जो फिबोनाची का ये वाली जो रेशो है 0 से 0.23% वाली, इस रेशो के अंदर ही मुसलसल ये देखें यहां से ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अभी भी बार बार फिबोनाची की ये जो रेशो है, ये मैं रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रा की है, मैं इसके जरा थोड़ा सा इसकी लाइन को मोटा करता हूं ताकि पता चले। ये देखें, ये जो ग्रीन आपको, बल्कि इसको मैं व्हाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर न, ये वाली रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो बार बार इस रेजिस्टेंस की बजाय ये जो फिबोनाची का ये वाला जो लेवल है इसकी बार बार
जो बीटीसी की प्राइस है उसकी रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अगर यहां पर भी देखें, ये देखें एग्जैक्टली इस ये जो 0.23% रेशो है फिबोनाची की, वहां पे बार बार आके प्राइस और बार बार ऊपर रेजिस्टेंस के पास भी जाके इसी खास रेंज में, टाइट रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। बहरहाल मंडे है जी, हम तो डीसीए करते हैं और जब से मैंने आपको बताया था वो 18,000 की रेंज से ब्रेक की है। अब तो मैं बीटीसी की प्राइस पे जो $200 का डीसीए कर रहा था उसकी बजाय अब मैं $100 का डीसीए करूंगा। और साथ साथ इथेरियम का भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इथेरियम पे इस बार चाह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मेरी, हाँ यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे करके तो $100 का मैं बीटीसी बाय करूंगा। और अगर इथेरियम का चार्ट पे जायजा लें तो इथेरियम की प्राइस जब तक ये वाली रेंज ब्रेक नहीं करती है, यानी $1675 की प्राइस ब्रेक होके ऊपर नहीं जाती है, उस वक्त तक मैं इथेरियम भी $100 का बाय करता जाऊंगा। अभी मैं इथेरियम भी $100 का बाय कर लेता हूं। अगर आपने मेरे साथ करना है तो आप भी मेरे साथ बाय कर सकते हैं। $100 का इथेरियम बाय करेंगे। मेरा सिस्टम पता नहीं क्यों लैगी हुआ है, बहुत स्लो हुआ है सिस्टम, माफी चाहता हूँ। ये लें जी, जिस जिस बंदे ने मेरे साथ डीसीए करनी थी मैंने बीटीसी और इथेरियम भी बाय कर लिया है। अब आते हैं मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ। विटालिक बटरन ने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल की कुछ चीदा चीदा चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। विटालिक बटरन के बकौल अभी भी इथेरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर है, वो है प्राइवेसी। क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये जो ब्लॉकचेन्स है ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स है। इसके ऊपर आप मेरा अगर पब्लिक एड्रेस आपके पास है या आपका पब्लिक एड्रेस मेरे या किसी के पास भी है, तो वो आपके पब्लिक एड्रेस से सब कुछ चेक कर सकता है। आपका बैलेंस कितना है, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, आपने कहां कहां शॉपिंग की है। ये सारी जो प्राइवेसी है उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे यहाँ तो इतना इशू नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेसी और सीक्रेसी दो एक बड़ी थिन लाइन है इन दो अल्फाज के साथ, प्राइवेसी और सीक्रेसी। प्राइवेसी का मतलब यह है कि अगर इदारों को कोई आपसे मालूमात चाहिए आपके हवाले से तो आप उनके साथ शेयर करें, ना कि कोई बंदा भी आपकी इंफॉर्मेशन। तो सीक्रेसी यह है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप जानबूझ के छुपाना चाहते हैं। तो प्राइवेसी का मतलब यह है कि आप ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन आप अपने आप को ओपन भी नहीं करना चाहते कि कहीं जो बुरी निगाह रखने वाले लोग हैं वो मेरी सारी एक्टिविटीज को वॉच करके मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई हमला, अटैक या इस तरह की कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश करें। ये है विटालिक बटरन की नजर में ये एक बिग चैलेंज कि प्राइवेसी एक बिग चैलेंज है। मेरी नजर में एक और बिग चैलेंज है जिसका ताल्लुक सिर्फ इथेरियम के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ है। वो है क्रिप्टो के वॉलेट्स। अभी तक तो हमारे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से ज्यादातर की जो तादाद है उनको पर्सनल वॉलेट क्रिएट कैसे करते हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनको महफूज कैसे करते हैं, ये तीन चीजों की अभी तक उनको शाऊर नहीं है। तो अभी ये नहीं है। और ये जो वॉलेट है इनको भी बोलते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स। यानी ग्लोबल अडॉप्शन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं इनको रेवोल्यूशनाइज ना किया जाए। क्रिप्टो वॉलेट्स एक्चुअली वेब 3, बल्कि मैं इसके ऊपर एक ट्विटर पे पूरा थ्रेड लिखूंगा। आप इस वीडियो के चंद घंटे बाद मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के तो आपके साथ इस हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार करूंगा। क्यों मैं समझता हूं कि क्रिप्टो वॉलेट्स को भी जब तक ये क्रिप्टो इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज नहीं करती है, इनको वेब 2 में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनसे बेहतर नहीं करती हैं, उस वक्त तक क्रिप्टो मार्केट में ग्लोबल अडॉप्शन के लेवल तक इसको लेके जाना इस मार्केट को वो बहुत मुश्किल है। जहां प्राइवेसी एक रिकॉर्ड है वहां मेरी नजर में अभी जो करंट मॉडल है क्रिप्टो वॉलेट्स का वो भी एक तरह की हिंड्रेंस है, एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह की रिकावट है। जब तक ये इन दोनों चीजों को बेहतर नहीं करेगी ये इंडस्ट्री, उस वक्त तक ये ग्लोबल अडॉप्शन को अचीव करना इसके लिए मुश्किल होगा। अच्छा जी, अगली मार्केट की न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो मेटावर्स के हवाले से इनका जो एक पूरा सेक्टर था उसको सबको फारग करवा दिया। जो क्या काम कर रहा था बिहाइंड वर्चुअल मिक्स रियलिटी के ऊपर, हॉलो लेंस के ऊपर। मिसाल के तौर पर इन द लेटेस्ट अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्टाफ को फारग करवा दिया। कौन सी टीम है? द टीम बिहाइंड आल स्पेस वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी टूल किट, उनको कंप्लीटली वो अपने पूरे डिपार्टमेंट के स्टाफ को ही फारग करवा दिया। उसकी वजह ये नहीं वो काम अच्छा नहीं कर रहे, उसकी वजह वही है जिस वजह से आपको बड़ी बड़ी दीगर फर्म्स, अमेजॉन, गूगल, आपको इस तरह बड़ी बड़ी ये जो फर्म्स है सारी आपको अपना स्टाफ कम करती नजर आ रही है। इसका मतलब
कि ये जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं जिनके पास बिलियंस की सरमायाकारी होती है, वो भी इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है। वो ये जो मार्केट इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो मार्केट्स के ऊपर प्रेशर आया, वो भी इस प्रेशर से बाहर। इसका अब क्रिप्टो इन्वेस्टर, चूंकि मेटावर्स के साथ, आपको याद होगा फेसबुक का जो मेटा प्रोजेक्ट है, उसमें भी उन्होंने स्टाफ को कम किया। और मतलब मेटावर्स के ऊपर जितनी ये बिग टेक कंपनी सारी काम कर रही थी, अब सब जो है अपने सारे ओवरऑल स्टाफ को भी फारिग करवा रही है, और साथ साथ जो मेटावर्स जो क्रिप्टो के साथ बराह रास्त उसका लिंक जोड़ा जा सकता है, वो भी अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं। तो इसका क्या दूसरे लफ्जों में आपने बल्कि मुझे बताना है, क्या इसका ये ताल्लुक है कि मेटावर्स के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी एडवांसमेंट के हवाले से क्या वो स्लो डाउन हो जाएगा, या क्या वो मुकम्मल तौर पे बंद होने जा रहा है? इस हवाले से आपने अपनी ओपिनियन का इज़हार करना है। मेरा मानना तो यह है कि स्लो डाउन तो होगा, जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगी दोबारा यही बिग टेक कंपनीज इस मेटावर्स के रेवोल्यूशन को आगे लेके चलेगी, जिसकी बुनियाद हमारी ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज जो है वो डालेंगी। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, अगली क्रिप्टो मार्केट की मेजर डेवलपमेंट मेरी नजर में वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चाइनीज ब्लॉकचेन एक फर्म है हांगकांग की, उन्होंने स्विफ्ट की तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, और अभी ये जो डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं पिछले चंद दिनों से, वहां से अपडेट्स आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्विफ्ट की तरह का एक मॉडल पेश किया है पूरी दुनिया को, जिसमें पूरी दुनिया स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसीज के जरिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग्स करेंगी। ये स्विफ्ट क्या है, ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये कहा जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये अक्सर आपने हमारे, अगर आप टॉक शोज वगैरह वॉच करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं ना कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो डॉलर के क्राइसिस में है, और सेंट्रल बैंक जो है हमारा स्टेट बैंक जो है वो एलसी जारी नहीं कर रहा, बैंक जो है वो एलसी जारी नहीं कर रहे। एलसी का मतलब ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क कोई इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, तो चूंकि ये सारे मुल्क इस स्विफ्ट, ये जो पूरी दुनिया का एक बैंकिंग, एक मैसेजिंग टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का एक मैसेज सर्विस था कि एक बैंक दूसरे बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि भाई ये मेरे मुल्क का एक इंपोर्टर है, इसने आपके मुल्क के एक्सपोर्टर से माल मंगवाना है, तो प्लीज आपको हम गारंटी करते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह की बैंक की गारंटी होती है कि भाई ये हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो बंदा आपसे माल मंगवा रहा है, जैसे इसको माल मिल जाएगा तो हम आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, ये दुनिया का एक मुल्क दूसरे मुल्क को गारंटी देता है। ये सारा कुछ जो है स्विफ्ट के जरिए मैनेज किया जाता रहा है। लेकिन स्विफ्ट चूंकि पोलिटिसाइज एक बॉडी बन गई, आपको याद है जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे, जैसे ही ईरान या कोई भी मुल्क जो है वो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट जाता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। हमने भी जब एटॉमिक टेस्ट किए थे तो उसके बाद हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग गई थी, हम भी स्विफ्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, किसी दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर। तो ये वाली जो अब डेवलपमेंट हो रही है, मेरी नजर में आने वाले वक्तों में बहुत लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट होंगे। ये जो मॉडल है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल, इसका नाम है जी रेड डेट टेक्नोलॉजी इसका नाम है, जो कि स्विफ्ट को रिप्लेस करेगी। चाइना इसके पीछे है। चाइना की जो हांगकांग की एक टेक्नोलॉजी है, फर्म है, जो कि चाइना की हुकूमत उसको चला रही है, उन्होंने ये मॉडल पेश किया। क्यों पेश किया? क्योंकि ये मैं आपको बैंक ऑफ अमेरिका ही की रिपोर्ट पढ़ के दिखाता हूं। अब ये सारी दुनिया इसके ऊपर क्यों काम कर रही है? अच्छा जी, अमेरिका का जो बैंक है, द बैंक ऑफ अमेरिका, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने कहा तकरीबन दुनिया के 114 सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी दुनिया के 114 मुमालिक ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 95% उनके पास है। वो ऑलरेडी सीबीडीसी के ऊपर, अपने अपने सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी सारी दुनिया की जो मेजॉरिटी है वो आइंदा चंद महीनों या एक दो साल के अंदर अंदर अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगी। और ये क्रॉस बॉर्डर सिस्टम जो है पेमेंट्स का, ये जो पुराना रवायती स्विफ्ट वाला था जिसमें एक एक दिन 3-4 दिन से लेके वो कई कई हफ्ते लग जाते थे पेमेंट में, और बाज़ औक़ात पेमेंट प्रोसेस करवाने में भी, ये मैं आपको डिटेल देता हूं। अच्छा, अगर आप ये देखें यहां पे, इन रियलिटी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जब भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क होते तो बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि इस दौरान, ये ट्रांजैक्शन के दौरान कई कई बैंक रूट प्रोसेस करवाते थे, तो इससे जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बाज़ औक़ात 20% तक, 10 to 20% तक भी एक्सीड कर जाती थी। तो ये सारी चीजें, ये हमारे जो रवायती फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी ये लिमिटेशंस थी, जिसको
ये जो सेंट्रल बैंक है उसकी रिपोर्ट में बता रहा हूं, डिजिटल करेंसीज अपीयर इनएविटेबल, कि ये डिजिटल करेंसीज हैं ये लाजमी आएंगी। क्यों? वी व्यू, हमारी नजर में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ये जो डिजिटल करेंसीज हैं जिसको सीबीडीसी कह लें, स्टेबल कॉइन्स कह लें, ये जो है एक नेचुरल एवोल्यूशन है हमारा जो मॉनेटरी और पेमेंट सिस्टम है रवायती उसका। मतलब सारी दुनिया को अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर इस दुनिया ने आगे मजीद एडवांस होना है तो इस अपना तमाम जो रवायती बोसीदा टेक्नोलॉजी का सिस्टम है उसको जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पर शिफ्ट करेंगे। और अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करेंगे तो ये जो स्टेबल कॉइन्स, फिलहाल तो ये जो सेंट्रल बैंक है वो अपने आप को या तो स्टेबल कॉइन तक महदूद रखे, मतलब ऐसी कंट्रीज जो अपना सीबीडीसी नहीं लॉन्च कर सकती हैं, इस टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में जो स्टेबल कॉइन्स है उसके जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकती हैं। तो अगर खुद जो डेवलप कर सकती हैं, जो खुद का अपना ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती हैं वो करेंगी, जो नहीं कर सकती होंगी वो मार्केट के स्टेबल कॉइन्स के जरिए एक दूसरे के साथ पेमेंट कर सकेंगी। ईरान ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुका है, रशिया ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के हवाले से ऑलरेडी ओपन है कि भाई अगर कोई भी मुल्क हमसे तेल या कोई भी चीज खरीदना चाहता है तो वो क्रिप्टो करेंसीज के जरिए हमें पेमेंट करके वो ले सकता है, उसके लिए हमें किसी स्विफ्ट या किसी और मॉडल की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। और दूसरा एक बड़ी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज जो स्टेलर के इन्वेस्टर हैं उनके हवाले से है कि स्टेलर जो है अमेरिका की एक फर्म है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमेटी है उसका मेंबर बन गया। ये भी एक तरह का स्टेलर के इन्वेस्टर के लिए कि भाई जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां तक इसकी रसाई है इस इदारे की। स्टेलर क्या है? स्टेलर की जो फाउंडेशन है ये उसका, स्टेलर जैसे रिपल है, रिपल की ही एक कार्बन कॉपी आप समझ लें, रिपल का एक फोर्क समझ लें आप। जैसे रिपल जो है रवायती बैंकिंग सेक्टर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फैसिलिटेट करना चाहता है, स्टेलर भी यही करना चाहता है। बल्कि स्टेलर अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक दो कंट्री को सीबीडीसी बनाने में भी हेल्प आउट कर रहा है कि भाई आपका जो सीबीडीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप हमारी लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप सेटअप करें। अच्छा जी, जाते जाते मैं दो चार चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि DYDX और यूनिस्वाप ये अपनी अपनी चेन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप जो डेक्सिस का डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेडिंग यानी परपेचुअल ट्रेडिंग का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है वो DYDX है और नंबर 1 स्पॉट ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो यूनिस्वाप है। तो ये जो डेक्सेस हैं जो इथेरियम के रेवेन्यू का अच्छा खासा एक चंक है, तो ये जब अपनी अपनी चेन बना लेंगी, क्योंकि ये दोनों अभी इथेरियम की चेन के, ये DYDX भी इथेरियम का एक टोकन है, यूनिस्वाप भी इथेरियम का टोकन है। DYDX ने तो कहा कि हमने इथेरियम की चेन से निकल के कॉस्मोस पे जाके अपनी एक चेन बना लेनी है। एक तो ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा इथेरियम का, और दूसरा यूनिस्वाप ने कहा कि हम चेन तो अपनी बनाएंगे, यानी इथेरियम के ऊपर लेयर 2 चेन बनाएंगे और उस चेन को रखेंगे हम इथेरियम के ऊपर ही, यानी फाइनल सेटलमेंट इथेरियम के रेवेन्यू मुकम्मल तौर पे यूनिस्वाप से बंद तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि रेवेन्यू काफी मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, अब इसका DYDX और यूनिस्वाप की प्राइस के लिए क्या इंपैक्ट है, मैं चाहता हूं इस हवाले से आपने बताना है कि जब ये अपनी अपनी चेन लॉन्च करेंगे तो क्या इनकी कोई हाइप होगी, अगर हाइप होगी तो इनके टोकन की प्राइस कैसे आप देख रहे हैं, ये आपने वीडियो के नीचे मुझे बताना है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है, ये मैं सवाल आपके साथ क्यों कर रहा हूं, चंद दिन पहले मेरा ख्याल है JP मॉर्गन एक जो बैंक है उसके CEO की एक स्टेटमेंट थी इंटरव्यू के दरमियान, उन्होंने कहा जी कि बिटकॉइन एक फ्रॉड है, हाइप फ्रॉड है, एक ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में हाइप है पूरी दुनिया में। उसके दौरान उसने कहा कि अगर सतोशी मोटो, किसी ने कहा कि भाई ये कैसे हाइप है, ये तो 21 मिलियन इसकी होस्ट जो को होस्ट है उनमें से एक ने कहा कि 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, तो ये फिक्स सप्लाई है, इस वजह से इसकी हाइप है। उसने कहा अगर सतोशी नाकामोटो आ गया तो फिर सवाल ये है कि अगर सतोशी नाकामोटो आ गया तो फिर क्या होगा। इसमें मैं अपनी आपको अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूं, जो मैंने लर्न किया वो आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे तो सतोशी नाकामोटो अगर आ भी जाता है तो पहले नंबर सवाल यह है कि सतोशी नाकामोटो अभी तक आया क्यों नहीं है। सतोशी नाकामोटो इसी वजह से नहीं आया जो कि ये जितने मॉडर्न सिविलाइज मुल्क हैं या सिविलाइज सोसाइटीज हैं उनके अंदर एक चीज है। आप जैसे अमेरिका के जो फाउंडर्स हैं जॉर्ज वाशिंगटन वगैरह, अब जैसे ही उसने अमेरिका को आजाद करवाया, अमेरिका की बुनियाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किया, तो उसने अपने 2 टेन्योर के बाद वो साइड पे हो गया, उसने कहा किसी और को मौका मिलना चाहिए।
इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनमें से बहुतों की ये अप्रोच है कि अगर इमरान खान वाकई हमारे रवायती सियासत को बदलना चाहता है, हमारे स्टेटस को चेंज करना चाहता है, तो इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर ऐसी कदावर शख्सियात को पनपने दे ताकि वो भी अपने एक या दो या कोई भी टेन्योर वो खुद फैसला करे, आके पब्लिकली अनाउंस करे कि मैं 2-3 टेन्योर के बाद ये मैं पार्टी की जिम्मेदारी मैं किसी और लीडर को दे दूंगा, ताकि नई जनरेशन, ये जो हमारे यहाँ ये जो पुजारी हम बनते हैं ना एक खास मखसूस लीडर के, तो सही रियल मैनों में डेमोक्रेसी उसी वक्त आएगी जब, खैर हम टॉपिक से हट गए। असल सवाल यह है कि सतोशी नाकामोटो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि उनकी सोसाइटीज के अंदर ये अप्रोच है कि मैं ही अकेले कुल नहीं हूं। तो सतोशी नाकामोटो का ये मॉडल ही ये था कि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होनी चाहिए, वो ना कोई शख्सियत। सतोशी नाकामोटो का छुपाने की वजह, उसके सामने आने की वजह, गायब होने की वजह के पीछे लॉजिक यही नजर आता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको पूजे, वो नहीं चाहता कि उसके लिए कोई ट्रबल पैदा हो, कोई मसाइल पैदा हो। उसकी शख्सियत, उसकी जात को बुनियाद बना के उसकी ये वाली जो रेवोल्यूशन है, उसका ये वाला इनकलाब है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें अगर वो आ भी जाता है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है अभी तक जितना मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है कि वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे क्रिप्टो के दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे माइकल सेलर है। माइकल सेलर के पास भी लाखों बिटकॉइन है, वो के सतोशी के पास मिलियंस हैं। पहले नंबर पे तो मुझे लगता है कि वो सतोशी नाकामोटो के पास अगर हैं भी तो वो लॉस्ट, वो गुम हो गए हैं। वो अगर सतोशी नाकामोटो आ भी जाता है तो उसका बिटकॉइन के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं है। ये नहीं है कि सतोशी नाकामोटो एकदम स्क्रीन पे आ जाए, वो कहेगा जी नहीं 21 मिलियन नहीं होनी चाहिए बीटीसी की सप्लाई, बीटीसी की सप्लाई $1 बिलियन 1 बिलियन कॉइन होना चाहिए बीटीसी का। ऐसा नहीं है। सतोशी नाकामोटो ने अब जो भी अपनी इस ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस करनी है तो सारी कम्युनिटी से उसने वोटिंग करवानी है विद कम्युनिटी। अब ये जो बीटीसी है सतोशी नाकामोटो का नहीं रहा, अब ये बिटकॉइनर्स का हो गया है। अगर आप बिटकॉइन के इन्वेस्टर हैं तो आपका हो गया है, अगर मैं हूं इन्वेस्टर तो मेरा हो गया। सतोशी नाकामोटो का भी एक हिस्सा है। अब ये हमारे रवायती जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से हम इनोवेटर्स को एक गॉड लाइक स्टेटस दे देते हैं, वो सिस्टम ये मॉडर्न सोसाइटीज के लोगों का नहीं है, ये हम जैसे लोगों की सोच है। और मतलब मेरी सोच के मुताबिक तो भाई अगर वो सतोशी नाकामोटो आ भी जाता है तो बिटकॉइन और इस मार्केट के फ्यूचर को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।